बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद। वतन से मेहरो वफा जिस्म जां का रिश्ता है, वतन से मेहरो वफा जिस्म जां का रिश्ता है। वतन है बाग तो फिर बागबां का रिश्ता है। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबां हैं आंखें। यौम दिफा पाकिस्तान आप सब लोगों को, पाकिस्तानियों को, चाहे वो मुल्क में है मुल्क से बाहर हैं, आप सबको आज का ये मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम का आगाज करेंगे आज 6 सितंबर 2022 है, लेकिन नहीं भूल सकते अपने शहीदों की कुर्बानी को। बिल्कुल, 22 करोड़ अवाम यौम दिफाए पाकिस्तान मनाते हुए अपने शहदा को याद कर रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, खास तौर पर अपने कौमी हीरोज को याद कर रहे हैं। बातिल से दबने वाले आसमान नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। 65 की जब जंग हुई आया था दबने, दब गया बातिल। आया था झुकने, झुक गया बातिल। आया था मिटने, मिट गया बातिल। कत्ल हुआ फिर खुद वहां कातिल। 6 सितंबर मादरे वतन के गयूर बेटों की अजमत को सलाम का दिन। हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी से मिले शहीदों के लहू से लिखे जाने वाले जज्बात की तारीख को यौम दिफाए पाकिस्तान के नाम से याद किया जाता है। ये हमारे बहादुर जवान ही तो हैं जो कोई भी वक्त हो हर वक्त तैयार रहते हैं। फौज पाकिस्तान के बहादुर जवान ना सिर्फ सरहदों पे बल्कि मुल्क के अंदर भी कभी कोई मुश्किल हो तो हमेशा अपनी जान की बाजी खेलने को तैयार रहते हैं। आज खास तौर पर यही वजह है माया कि इस बार यौम दिफा पर अफवाज पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर जो कोशिशें और खिदमात हैं वो सैलाब से मुतासर अवाम की खिदमत में सर्व कर दी हैं। मुसलसल हम देख रहे हैं ये कोशिशें की जा रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि इस वक्त मुल्क एक कुदरती आफत से गुजर रहा है और बहुत बड़ी तादाद है मुतासरीन की, जहां पर हम देख रहे हैं कि हमारी पाक फौज हो और इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं तमाम मुतासरीन को रिलीफ पहुंचाने की, उनको इवैक्यूएट करने की, और वहां पर जिनको भी मदद की जरूरत है वहां पर मदद के लिए हमारी पाक अफवाज हाजिर है। इसके साथ साथ DGISPR में जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी ये कहा है कि अफवाज पाकिस्तान का हर सिपाही सलाम मुतासरीन की इस वक्त खिदमत कर रहा है। 6, 7 और 8 ये 3 ऐसे खास दिन हैं जो हमारी पाक आर्मी, पाक नेवी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए अल्लाह पाक ने हमें ये दिन दिखाना और सेलिब्रेट करना से नसीब किया, क्योंकि हमारे जवान उस दिन शहीद हुए। 65 की जंग, पूरी दुनिया दुश्मन भारत के ऊपर एक ऐसा ताना है हयात उनके लिए कि वो जारी जिंदगी 65 की जंग को भूल नहीं पाएंगे और हम भूलने देंगे भी नहीं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले अंदरूनी सिंध में सैलाब में फंसी लड़की, दुआ की दुआ कबूल हुई। किस तरीके से दुआ को जो है कमांडर जो है कोर कमांडर कराची की हिदायत पर पाक आर्मी ने दुआ और उनके साथ फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। शाहजेब, दिस इज अनबिलीवेबल। जिस तरीके से आपने भी बताया हमारे पाक अफवाज इस वक्त लगी हुई है, कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं। एक बच्चे को सांप ने काटा, उसको फटाफट गया हेलीकॉप्टर में जाके उसको उठाया, उसको लेकर गए। वो मंजर देखने वाला था, फिर उसको रेस्क्यू किया, उसको वहीं हेलीकॉप्टर के अंदर ही जो है उसका इलाज शुरू कर दिया गया। अनबिलीवेबली दे आर सेविंग लाइव्स एंड एक्चुअली कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। बिल्कुल, और खास तौर पर अंदरूनी सिंध से बाहिफाजत लोगों को कराची मुंतकिल किया जा रहा है, हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है। पाक आर्मी ने मुश्किल वक्त में साथ निभाया है, जिस पर उनके शुक्रगुजार भी हैं। पूरी कौम उनका शुक्रिया अदा कर रही है। और जिस तरीके से हम ये देख भी रहे हैं इस वक्त लाखों लोग बेघर भी हुए, उनके बाकायदा पूरे गांव, पूरे घर बह गए। और ऐसे में इस वक्त हमारी कौम को जरूरत थी और उसमें हमने देखा कि पाक फौज जो है वो पूरी इस वक्त कोशिश कर रही है, अपनी जो ड्यूटीज हैं वो भी निभा रहे हैं, साथ में पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि तमाम लोग बाहिफाजत वहां से मुंतकिल किए जा सके। माया, बिल्कुल ऐसा ही, और ये कोशिशें जारी हैं और जब तक एक को भी रेस्क्यू नहीं कर लेंगे हमारी फौज, हमारे सिपाही रुकने वाले नहीं और बिल्कुल थमने वाले नहीं। एक को इंशाल्लाह बचा के रहेंगे। आर्मी म्यूजियम रावलपिंडी की बात करते हैं। पाकिस्तान की रोशन अस्करी तारीख को अपने अंदर समोए हुए है। पाकिस्तान आर्मी के जेर इस्तेमाल हथियार हो या मुख्तलिफ मार्कों में दुश्मन से छुपने छीने गए आलात, हर सब की जो है वो जीनत है। ऑब्वियसली साथ साथ इस म्यूजियम की जो है वो सैर भी करवाएंगे आपको थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। अब हमारे साथ रहेगा हमारे नुमाइंदे 92 न्यूज, वहां से होंगे साजिद शेख साहब से कहेंगे इस म्यूजियम की जो है वो हमें सैर कराएं, हमें दिखाएं कि क्या क्या वहां पर मौजूद है, हमारी हिस्ट्री, हमारी वॉर्स,
चाहे वो हमने कोई भी वॉर जीती हो, लेकिन बाखुदा शाहजेब हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि जब हम उसका जिक्र करते हैं, जब हमने प्रोग्राम का आगाज किया था, यकीन माने रोंगटे खड़े हुए थे। वो एक ऐसी फीलिंग है जो हम हमेशा सर उठा के फख्र से कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। परवरदिगार हमारे मुल्क की, हमारी फौज की, हमारी सिपाहियों की हिफाजत फरमा। बिल्कुल, और खासतौर पर आज खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कौम की जानिब से। तो ये जो म्यूजियम है जिसका माया जिक्र कर रही हैं, इसकी सैर करा रहे हैं हमारे नुमाइंदे साजिद शेख, ये आपको दिखाते हैं। देखिए, इस वक्त हम रावलपिंडी के आर्मी म्यूज़ियम में मौजूद हैं और 6 सितंबर 1965 को जिस तरह के भारत को पसपाई हुई और जो पाकिस्तान की बहादुर अफवाज हैं उन्होंने किस तरीके से डट कर मुकाबला किया, उसकी बेपनाह निशानियाँ इस वक्त भी आर्मी म्यूज़ियम में मौजूद हैं। और सबसे पहले तो हम आपको ये दिखाएंगे, ये वो असला है जो भारतीय फ़ौज उस वक्त इस्तेमाल कर रही थी 1965 की जंग में, जो कि उनके जवानों से, उनके अफसरान से छीना गया था, जिसमें LMG राइफल्स हैं, इसके अलावा एंटी एयरक्राफ्ट और दीगर तरह के गोले फायर करने वाली भी मशीनें मौजूद हैं और दीगर तरह की भी मशीनरी मौजूद है। अब ये भी अब थोड़ा सा बताता चलूँ कि एक मेजर जनरल था आर्मी का जो भारत का था, उससे जो यहाँ पर छीनी गई थी जीप, वो आज भी यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद उसकी पादाश में उसकी बाकायदा इंक्वायरी भी हुई थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि ये वो इस वक्त ब्रेन कैरियर मौजूद है यहाँ पर, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ब्रेन कैरियर ली गई थी। जो खेमकरन का महाज है, जिसके बारे में बताया जाता है कि 6 सितंबर 1965 को खेमकरन के महाज पर पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत के साथ वो किया जो उसको ता क़यामत याद रहेगा। ये वो भारतीय फ्लैग आप देख सकते हैं, ये इस वक्त आज तक ये झंडा यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी ये निशानी इसी चीज़ की है। और दूसरा ये ब्रेन कैरियर इसको कहा जाता है। इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसके ऊपर एक एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाई जाती है जो कि मेरे दाएं जाने मौजूद है। ये मेरे कैमरामैन उस्मान अली दिखाएंगे। ये वो एंटी एयरक्राफ्ट है जो इसके ऊपर नस्ब होती है, जिससे तमाम तर जो है वो जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है। मगर पाकिस्तानी फ़ौज ने ना सिर्फ ये हासिल की, बल्कि ये ब्रेन कैरियर जो है जो कि खेमकरन के महाज पर भारत से छीनी गई थी, वो आज भी यहाँ पर मौजूद है। और इस जो रावलपिंडी का जो आर्मी म्यूज़ियम है, इसमें इसकी और ख़ास बात यह है कि इसमें मुख्तलिफ़ गैलरीज़ बनाई गई हैं और मुख्तलिफ़ हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं, जो पाक अफवाज के जर्री जर्नैल, जो जर्री बहादुर जो लोग जितने भी थे, उनकी यहाँ पर ना सिर्फ तस्वीर मौजूद है बल्कि गैलरीज़ के ज़रिए हर चीज़ को इस तरीके से खूबसूरती से पोर्ट्रे किया गया है कि यहाँ पर आने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा माहौल लगता है कि जिस तरह के जंगी साजो सामान देखने के बाद आपको इंतहाई खुशी का समा होता है, क्योंकि जब आपको ये देखने में आता है कि इतनी सारा सामान जो है भारत से छीन लिया गया और उसके बाद उसको पसपाई हासिल करनी पड़ी और 27 किलोमीटर तक पाकिस्तानी फ़ौज जो है, पाक फ़ौज जो है आगे जा चुकी थी। यही वजह है कि 1965 में जो खेमकरन का महाज था, वो ऐसा महाज था जिसमें पाकिस्तान ने पाक फ़ौज ने दुश्मन जो है उसको नाको चने चबवाए और उनको वापस जो पसपाई होने पर मजबूर कर दिया। और यही वजह है कि यहाँ पर जितना भी सामान मौजूद है, मुख्तलिफ बैंकर बनाए गए हैं, किसी हर तरह से यहाँ पर लोगों को जो जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी हुई, वो अगर ये देखें तो उनको यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा खुशी होगी, उनको फ़ख्र महसूस होगा कि जिस तरीके से अभिनंदन का जहाज़ गिराया गया था, जिस तरीके से वो मेजर जनरल जो है भारत का, उससे जीप छीनी गई थी, इसी तरीके से ये जो ब्रेन कैरियर है ये भी छीनी गई थी और ये भी दुश्मन जो है वो छोड़ने के बाद भाग गया था। जी शाहजेब, कितना जबरदस्त म्यूजियम था, मतलब इसमें कितनी अमेजिंग चीजें थी। बिल्कुल, ये म्यूजियम आप लोगों ने देखा, खासतौर पर आज 6 सितंबर 1965 की जंग की याद को ताज़ा किया जा रहा है, शोहदा को सलाम पेश किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मंसूबा बनाया था ना भारतीय हुक्मरानों ने, भारतीय अफवाज ने कि वो लाहौर में दाखिल होकर और सुबह की चाय लाहौर में पियेंगे, वो तो पाकिस्तान ने नामुमकिन बना दिया और इंशाल्लाह आगे भी नामुमकिन बनाते रहेंगे। इसकी एक रीसेंट एग्जांपल भी हमें 26 फरवरी को मिल गई थी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में, किस तरीके से हमने उनको चाय पिलाई और वो जो फैंटास्टिक टी थी उसका मजा वो आज भी चख रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह चखते रहेंगे। वी हैव सेट द बैरियर्स टू हाई तो वो उसको जो है ना मैच करना बहुत मुश्किल है। दिस इज पाकिस्तान एंड दिस इज पाकिस्तान फोर्सेस। तो अब प्रोग्राम में बड़ी प्यारी सी हमारी एक शहजादी आई थी पहले भी, और आज के दिन अगर वो ना होती तो बहुत इनकम्प्लीट सी फीलिंग आती, और उनका नाम भी बड़ा प्यारा है
और उनकी चेहरा भी बहुत प्यारा है, और वो बड़ी घर में बड़ी हमारे फेमस हो गई भाई, वो तो बड़े फैंस हो गए हमारे घर में क्या, वो हर घर में फेमस हो रही है। और आज खास तौर पर 6 सितंबर का खास दिन है, डिफेंस डे है, यौम दिफा पाकिस्तान है। और आज के दिन क्योंकि हम सब लोग मुत्तहिद होकर सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उनसे हमें बाहर निकलना है, हम सबको मुत्तहिद रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का सहारा बनना है, और ऐसे में मुत्तहिद होना बहुत जरूरी है। और माया, और मेरे ख्याल में एक कौमी तराने की जब हम धुन सुनते हैं तो हम सब लोग मिल जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं, सब परेशानियां भुला देते हैं। ये हम नहीं कहते, ये पूरी दुनिया की रिसर्चर्स कहती हैं कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रिदम्स उसकी कॉम्पोजिशन में काउंट होता है, और हमारे लिए तो सबसे पहले पाकिस्तान। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ैनब शरियार से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और 6 सितंबर मुबारक हो, यौम दिफा पाकिस्तान मुबारक हो आपको। आपको भी। कैसी हैं आप, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक तो मेरे ख्याल में यौम दिफा पर हम सबसे पहले तो कौमी तराने की धुन सुनना चाहते हैं ज़ैनब, ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, चल। सुभान अल्लाह, आमीन 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 सुभान आमीन। बहुत ही खूबसूरत। कैसा लगता है ज़ैनब जब नेशनल एंथम प्ले करते हो, क्योंकि सुनते हुए उसके इमोशंस बिल्कुल अलग होते हैं। तो एक म्यूजिशियन से पूछते हैं हम दोनों कि उसको खुद को अपनी कौमी तराने की धुन बजाते हुए कैसा फील होता है? कौमी तराने की धुन बजाते हुए तो बहुत अच्छा लगता है, और जब बजा रहे होते हैं और गलती होती है तो फिर होता है। गलतियां तो छोटी मोटी हो जाती हैं, हर एक से, हमसे भी हो जाती हैं, हर एक से हो जाती हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वैसे क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप प्ले कर रही होती हैं, खासतौर पर ये धुन? जब ये प्ले कर रहे होते हो तो ऐसे ही फकर से सर उठा के प्ले करने में बहुत मजा आता है, और हम कहते हैं कि बस हमारा नेशनल एंथम सबसे मतलब है ना। अच्छा, अब ऑनेस्टली देखो, सबके लिए रिस्पेक्ट, सारे नेशंस के लिए रिस्पेक्ट है। पाकिस्तान नेशन ऐसा है कि वो सब की इज्जत करता है। अब मुझे बात बताओ कि एज अ म्यूजिशियन तुम्हें बजाते हुए जो धुन है हमारे नेशनल एंथम की, वो किस तरह तुम्हें छूती है? तुम्हें कैसा लगता है जो आप अपनी धुन बजाती हो? मुझे ना अंदर से एक फीलिंग आती है कि बस हमारा जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम है ना, बहुत मतलब वाला है। हम उसको बजाते हैं तो और अच्छा लगता है, मतलब गूज़बम्स आते हैं, और ऐसा लगता है कि बस अभी कानों को कितना अच्छे लगती है ये धुन है शाज़े भी हमारी जो बेसिक। और वायलिन वैसे बड़ा सूदिंग, बड़ा मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है इंस्ट्रूमेंट। सच में। अच्छा, आप साथ में थोड़ा बहुत गा भी लेती हैं वैसे, या बिल्कुल इससे अच्छा म्यूजिक बजाती हैं? हाँ, अच्छा वो इतना अच्छा ये कर लेती है मैं नहीं, और जबरदस्त है वाकई में। आज का दिन, आई एम श्योर आज के दिन में हम लोगों का एक जो है मैसेज भी है कि आज आप जब निकले अपने घरों से तो वेयर व्हाइट, वेयर ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, अपनी
अपनी इस अपनी पाक फौज को इस वक्त ना कि जो सरहदों पे बल्कि इस वक्त सैलाब ज़दगान के इस वक्त हालात को जिस तरीके से वो फेस कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी की फिक्र किए बगैर, अपनी जानों की फिक्र किए बगैर इस तरह कर रहे हैं, उनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ अप्रिसिएशन, आउट ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, मैं समझती हूँ कि आज के दिन हमें ग्रीन पहनना चाहिए। और क्यों ना हम ग्रीन पहनना भी चाहिए माया। साथ साथ जैसे कि आपने भी जिक्र किया ना कि सरहदों की हिफाजत एक तरफ है, वो तो हम देख रहे हैं जो कि मुसलसल की जा रही है हमारी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से। दूसरी जानिब इस वक्त अवाम की खिदमत में जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान पेश है, जिस तरीके से कोशिशें कर रही हैं, हमें उसको भी सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि हम जब भी देखते हैं कोई कुदरती आफत हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, हमारी पाक फौज आगे बढ़ती है, पूरी कोशिश करती है हमारी तमाम अवाम की मदद करने की। और ऐसे ही अभी हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, खासतौर पर हम देख रहे हैं जिस तरीके से सिंध की बात हो, बलूचिस्तान हो, हमारे 3 बड़े सूबे बल्कि तकरीबन 4 सूबे मुतासर हैं। और ऐसे में अब मुख्तलिफ एनजीओज तो काम कर रही हैं, लेकिन जो प्रॉपरली हम देख रहे हैं कि लोगों को रेस्क्यू करने का काम हो, रिलीफ का काम हो, राशन पहुंचाना हो, लोगों को रेस्क्यू करना हो, इन तमाम तर कोशिशों में सबसे आगे पाक फौज नजर आ रही है। वाकई में हमें कोई आइडिया भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे जहाँ सेफ है ना, हमें आइडिया भी नहीं है कहाँ कहाँ पे ब्रिजेस नहीं है, कहाँ कहाँ पे रास्ते ब्लॉक है, कहाँ कहाँ पे पत्थर, पहाड़, रास्ते, पानी, कोई जाने की जगह नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप अगर, मैंने ना एक फुटेज देखी शाहजेब, और मैंने देखा कि वो पाक आर्मी के जितने भी हमारे जवान थे ना, वो जिस तरीके से, मैं उनकी ना शक्ल देख रही थी कि उन्होंने पता नहीं कब से पानी भी पिया है कि नहीं पिया है, और वो उनके चेहरे पे ना सिवाय परेशानी के जिस तरीके से दे वर बीइंग कंपोज्ड एंड दे वर पिकिंग द यू नो ऑल द पाकिस्तानी, इस तरीके से वो सैलाब जो है मुतासरीन थे उनको पकड़ रहे थे, उनके बच्चों को उठा रहे थे, किस तरह उनको जो है वो फूड एंड सप्लाईज कर रहे थे। मैं कहती थी या अल्लाह, ये जज्बा, और जज्बे के अलावा यही वजह है कि पेशा वराना महारत पाक अफवाज की, इस पर कोई शक नहीं किया जा सकता। और जब हम ऐसे हालात देखते हैं मुल्क के, तो उसमें हमें एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है अपनी ही अफवाज पाकिस्तान से। और इस ऐसे में मैं ये भी कहूंगा खास तौर पर कि इस वक्त पूरे मुल्क को भी मुत्तहिद होना है, पूरी अवाम को मुत्तहिद होना है, और ये कोशिश करनी है खास तौर पर कि हम सब लोग मिलकर इन मुश्किल हालात से बाहर निकल सकें। तो प्रोग्राम का आगाज में खास तौर पर हमने इतनी प्यारी धुन सुनी है ज़ैनब से कौमी तराने की, तो अब हम कुछ आगे भी बढ़ना चाहेंगे। आगे भी बढ़ेंगे, बिल्कुल। आज पाकिस्तान का यौम दिफा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जंग सितंबर की बात हो, 65 की बात हो, और साथ में हम पाक फौज के बहादुर जवानों से कि जिन्होंने जिस तरीके से दुश्मन के नाके जो है नाको चने चबा दिए, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे लिए एक आज़ाद पाकिस्तान, एक हम जिस आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं, हमें ये पाकिस्तान अगर हम आज है तो उनकी वजह से है, तो इसे नाकाम बना दिए वो हमले, और जिस तरीके दुश्मन के तमाम अज़ाइम तो खाक में मिला दिए, और दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचाया कि वो मजबूर हो गया अपने वतन वापस लौटने पर। साथ में उस जंग की यादें हमें ताज़ा भी करनी है, कुछ हमें खास तौर पर अपने हीरोज को भी याद करना है, क्योंकि ऐसे में हम उनको याद करेंगे तभी तो हमारे जो जवान हैं उनको भी एक जज्बा मिलता है, उनको भी एक हिम्मत मिलती है, जुर्रत मिलती है आगे बढ़ने की, हमारी पूरी कौम को हिम्मत मिलती है। और हमें खैर इससे आगाह भी रहना चाहिए कि हमारे किस तरीके से हीरोज ने अपनी कुर्बानियां दी। ये लाजवाल कुर्बानियां हैं हमारे हीरोज की, और उसी की वजह से आज हम इस मुल्क में, इस महफूज मुल्क में सुख का सांस ले रहे हैं, अपने घरों में महफूज बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। इसी जंग की यादों को ताजा करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कर्नल आसिम शाह उर्फ कैप्टन गुल शेर साहब ने। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? यौम दिफा पाकिस्तान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं? खैरियत, ठीक ठाक। मेरी तरफ से आपको, आपकी टीम को और सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। 1965 की जंग को पाक फौज के जवानों ने बहादुरी की जो है दास्तानें रकम की सर, और बतौर फौजी जवान आपके लिए वो बहादुरी और शोहदा की जिंदगी कितनी काबिले फख्र, तो मैं मेरा ख्याल है बहुत छोटा लफ्ज है, लेकिन क्या क्या एक्सट्रीम इमोशंस हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट। जी एग्जैक्टली इसी तरह है कि मुझे एक फ़ख्र है कि मैं उन्हीं का हिस्सा हूँ, वो जो जिन्होंने इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए बूट पहने, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना। मैंने भी अपने वक्त पे और सही वक्त पे, जब आप अपनी टीन एज में कदम रखते हैं, उस वक्त मैंने भी इस फोर्सेस में हिस्सा लिया और उसमें शामिल हुआ और उसका हिस्सा रहा। तो मुझे ये फ़ख्र मेरे साथ इंशाल्लाह
मेरे साथ रहेगा, और जो भी जिसने भी ये फील्ड ज्वाइन किया उसके साथ ये फ़ख्र उसके साथ है कि वो ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में पाकिस्तान दुश्मन और इस्लाम दुश्मनों की आंखों में बंदा कटक रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा जो जिनकी आंखों में कटक रहा होता है वो ये यूनिफॉर्म है। और वो यूनिफॉर्म में सबसे ख़ास बात ये कि पूरी कौम इसके साथ है, तो लिहाजा तो बेशक एग्जैक्टली। अच्छा, और साथ में कासिम साहब, मेजर अजीज भट्टी शहीद हो या MM आलम हो, एक के बाद एक हमें बहादुरी की एक मिसाल मिलती है, खासतौर पर जब हम माजी पे नजर दौड़ाते हैं। हमारे इन हीरोज की जिंदगी के बारे में आज कोई आप वाकया बयान करना चाहते हैं या खास तौर पर कुछ कहना चाहते हैं? इन हीरोज की ज़िंदगी पे किताबें लिखी जानी चाहिए। एक वो हीरोज़ हैं जिनका हमें पता है, जिन्होंने निशान हैदर, जिनको अल्लाह तरीन एजाज़ात के साथ नवाजा गया। बेशुमार अनसंग हीरोज़ हैं। अच्छा, उस वक्त को आप देखते हैं कि इनने जब जंग की कॉल आई और वो उन्होंने अपना सीना दुश्मन के सामने सफ़र किया कि मेरा सीना हाजिर है और इस सीने से पहले टकराओगे, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठा के देखने की जुर्रत कर सकोगे, और नहीं कर सके। इन्होंने जीते जी अपने खून को इस ज़मीन के ऊपर, इस सरज़मीन, इस आज़ादी के ऊपर कुर्बान किया, और आज तक करते आ रहे हैं। वो कल को छोड़ दें, कल रात को भी एक कैप्टन वली जो है ना, उसे शहादत नोश की अपने 4 जवानों के हमरा और वजीरिस्तान में इस मुल्क का दिफा करते हुए। किस किस की कहानी। अच्छा, वो तो अपार्ट फ्रॉम इट कि वो फाल जंग का हिस्सा थे, ऑपरेशन का हिस्सा है, ये तो हर वक्त जंग की हालत में रहते हैं। अभी आजकल की हालात में देख लें, जब पूरे मुल्क में बारिशों का सीज़न शुरू हुआ, हमारे नॉर्थ में क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना आया, और फिर मुल्क में फिर इंडिया ने इस पर कमी नहीं रहने दी। एक हफ़्ता पहले उन्होंने पानी छोड़ा, और जब ऑलरेडी पंजाब और सिंध के दरियाओं में बिल्कुल तूफ़ान की हालत हो गई, तो साथ ही यहाँ पे एक वेदर फोरकास्ट आ चुका था, तो हमारी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं थे पूरे पाकिस्तान में। वो पानी भी आया, तो जिस तरीके से जो प्रिपेयर्डनेस, जिस तरीके से इसको तैयार रखा, और अपने आप को हर वक्त जंग की जैसे जंग के लिए तैयार रखते हैं, वैसे हमारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए भी हमें जो आर्म फोर्सेस ने अपने आप को पेश किया, और पूरे मुल्क के चप्पे चप्पे के ऊपर वहाँ पहुँच के लोगों को रिलीफ ऑपरेशन स्टार्ट कर लिया। मैं इसके बारे में शायद मैं बात तो किसी और तरफ लेके जा रहा हूँ, मुझे आज ये चीज़ करंट लग रही है, मैं क्यों ना मैं इसका जिक्र करता चलूँ। ये मुझे आज से कोई हफ्ता पहले ज़रूरत तो महसूस हो गई थी कि हमने से हर एक को जिसके हाथ में कुछ है वो हमें हम अपने आगे बढ़ें और अपने हमवतनों की मदद करें, जहाँ जहाँ जिस हाल में जिस परेशानी में है। तो मुझे कॉल आती है IT कंपनीज़ के को हेड कर रहे हैं दानिश लखानी की, मुझे कॉल आई है कि हमें कि सिंध और कि हम इंटीरियर सिंध में हमारी टीमें काम कर रही हैं, जो आर्मी के साथ भी कर रही हैं और बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम कर रही हैं, मगर हमें बलूचिस्तान का मसला पड़ा हुआ है, स्पेशली लसबेला में। मैं पहुंचता हूं, मैंने फिर आर्मी के साथ रब्ता किया और जो उनके जो हमारे डिवीज़न कमांडर्स थे, आई रिक्वेस्टेड हिम कि हम आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, रास्ते बंद हैं। तो ये तो चले, इस वक्त मैं मीडिया देख रहा था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, मगर द मोमेंट मैंने सिंध और बलूचिस्तान की तरफ मैंने कदम रखा, उनकी तरफ से मुझे एड मिली, मुझे अपने जो हमारे IT कंपनी सपोर्ट कर रही थी, मैं जिसमें नया पे है, हमारे पास साइबर नेट है, स्टॉर्म फाइबर है, इन सब ने हमें सपोर्ट किया। मैं सामान लेके वहाँ पहुँचा हूँ, तो जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि जगह जगह से पुल टूटे हुए हैं। मेरी हैरत की इंतहा थी, ये कैसे गए होंगे वहाँ पे। जब वो उनमें से हम पहुँचे, हम लसबेला डिस्ट्रिक्ट पहुँचते हैं तो मिलिट्री हेडक्वार्टर में पहुँचा, ब्रिगेड कमांडर ने मुझे रिसीव किया, और उन्होंने फिर जो हमें जो ब्रीफिंग दी, डिप्टी कमिश्नर भी आए, उनने ब्रीफिंग दी। जब मैं वो ब्रीफिंग देख रहा था कि जिस तरीके से वहाँ पे तमाम पुल ऑलमोस्ट सारे के सारे पानी ले गया था साथ, तो लोग कैसे स्कैटर्ड थे कि बलूचिस्तान में तकरीबन, इस लसबेला की मिसाल दे रहा हूँ, कोई 10 लाख के लगभग अनरजिस्टर्ड आबादी है ऑलमोस्ट, और वो चूंकि बाकी शहरों की तरह नहीं है, लोग काफ़ी स्कैटर्ड हैं, तो उन तक पहुंचना सबसे मुश्किल था। देखिए, जब कभी इस तरह जब हालात आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आपको रिस्पांस जनरेट करना था इमीडिएटली। इस रिस्पांस में आपने एवेल्यूएट करना होता है कि अपनी एक्सेस करना होता है कि आपके ये डैमेज का कितना एक्सटेंट ऑफ डैमेज, वो डैमेज देखा, फिर उसके बाद रिलीफ ऑपरेशन, इमीडिएट रिलीफ साथ होता है। जो लोग स्टैंडर्ड है, जिस तरह जगह जगह हमने देखा है, कोई जो सैलाब की जद में आ चुके हैं, कुछ बिल्कुल फंस गए हैं, कुछ जगह जगह हेलीकॉप्टर्स ने जाना है,
पहले अच्छा, पता लग कर्नल गया साहब? कहाँ कहाँ जाना है। मैं आपको कर्नल साहब कहूं या कैप्टन साहब कहूं, आपके अंदर दो शख्सियात बसती हैं कर्नल साहब, और दोनों हीरोज हैं, और दोनों हीरोज में से आज हम किससे बात करें, जरा आप प्लीज पहले ये बता दें हमें। वैसे ये दोनों शख्सियात जो है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल बैठा हुआ था, मगर ये ज़ैनब शहरियार ने ना जो धुन छेड़ी है ना, मैं आपको यकीन करूं उसने मुझे वाह, वाह, क्या वाह। क्या याद दिला दिया। मैं ये बातें शायद नहीं करना चाह रहा था आज, बिल्कुल नहीं था, मैं कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं करूंगा, मगर बात यह है कि इसने मुझे मेरे शहीद कोर्समेट मुस्तफ़ा जमाल याद करा दिया है, मेरे शहीद कोर्समेट मेजर हामिद याद करा दिए है, मेजर हामिद याद करा दिया है, उमर ज़ेब, कैप्टन उमर ज़ेब मेरे घर से खाना खा के गया था एंड देन ही गॉट शहादत। मैं कैप्टन असफन को याद करूं जो कि एविएशन का पायलट था और उसको रॉकेट लॉन्चर का निशाना बना। मैं किस किस को याद करूं, मैं उस पर ना आंखों के सामने ये सारे मेरे कंपेनियंस, जिसको हम फॉरेन कॉमरेड्स कहते हैं, वो हमारे कॉमरेड्स दे हैव गिवन देयर एवरीथिंग टू दिस नेशन ना, और अपने मुल्क के लिए अपने करूँ। तो मैं इस बच्ची ने, इसके सास ने वो सारा कुछ छेड़ दिया जिस पे मैंने शायद एक ब्लैंकेट डाला हुआ था काफ़ी अरसे से। तो चले बहुत बहुत प्यार इस छोटी के लिए। तो बाल आप कैप्टन गुलशेर से बात कर लें, आप कर्नल कासिम से बात कर लें, दोनों ही थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। दोनों ही जज्बाती तो हमने होते हुए देखा था, आपके बड़े फैंस थे और हम देखते थे कि बहुत आपकी जो फीमेल फैन फॉलोइंग थी वो बहुत थी कर्नल साहब। और वही वाली बात है कि आपने जो है ना एक ऐसा, अच्छा आपका जब पता चला ना उस वक्त कि भाई आप तो वाकई में फोर्सेस में भी हैं, तो वो एक और आपकी तरफ अटेंशन चली गई, क्योंकि हम कोई भी हो, चाहे लड़कियां लड़के बुजुर्ग बच्चे, पाक फौज के साथ ना सबकी एक सॉफ्ट कॉर्नर और बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। हम किसी को पर्सनली नहीं भी जानते हो, फिर भी अगर कोई हमारे सामने आ जाए ना, वो एक बहुत ही मतलब एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसका कोई मतलब दूर दूर तक जानता भी नहीं है, लेकिन थैंक यू फॉर योर सर्विसेज एनीवेयर दैट यू आर। तो जिस तरीके से हम आपको देखते थे और आप जब निकलते होंगे और जब आपको लोग पहचानते होंगे तो आपको कैसा लगता होगा कि आप ये देखिए ना कैप्टन गुलशेर जा रहे हैं, वो देखो कैप्टन गुलशेर जा रहे हैं, तो कैसा लगता था उस वक्त? देखिए वो आई वॉज लाइक फ्लाइंग इन द एयर। मैं ये बताऊं, बड़ी मुश्किल से अपने आप को नीचे ला के ना, तो वो ज़मीन पे खड़ा करना पड़ता था अपने आप को। तो जो अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, लव एंड अफेक्शन जो मुझे मिली है, और वो तो मैं बयान नहीं कर सकता उस पर, क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में रह गया था, फराज और काशिफ दोनों, फराज और अब्दुल्ला दोनों बाहर चले गए थे, तो लिहाजा मैंने सबसे ज़्यादा इसको एंजॉय किया है। और जो अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट और जो मुझे एसोसिएशन मिली है, अच्छा जो मुझे मिलते हैं ना, वो ऐसे आज भी ऐसे मिलते हैं जैसे मैं उनका घर का फर्द हूँ। तो दिस आई एंजॉय लॉट, कि कोई मुझे ये नहीं फील होता कि लाइक बिल्कुल फैमिली की तरह आपका वक्त गुजरा ना, और बिल्कुल सही है। तो बस इसको अल्लाह मुझे तौफीक दे कि इस रिस्पेक्ट को मैं साथ लेके चलूं, आमीन। और इसके साथ साथ लव अफेक्शन जो है वो ज्यादा कैप्टन गुलशेर खान को मिला है या कर्नल साहब को मिला है, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। और दोस्त आपके जो हैं वो किसको तरजीह देते हैं, क्या वो आपको गुलशेर कहते हैं या आपको कासिम शाह कहते हैं? बिल्कुल गुलशेर ही कहते हैं, कासिम नाम तो शायद किताबों में रह गया मेरा, तो गुलशेर ही कहते हैं। और ये मुझे ना मुझे एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि मैं इसको इस रिस्पेक्ट एंड फेम को साथ लेके चलने में मेंटेन रखना है, और कि मतलब इसके साथ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको करनी पड़ती हैं वो मुझे अल्लाह तौफीक दे कि मैं कर पाऊँ। तो वो उसी सिलसिले में आपके साथ मैं बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले कि ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ साथ चल रही है। जी, हम यही बात करना चाह रहे थे कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं ना कर्नल साहब के, जिस तरीके से इस वक्त हमारी पाक अफवाज लगी हुई है जिस इलाके में, आप थोड़ा सा उसको और तफसीलन बताइएगा कि क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमारी जवान हमारे लिए सरहदों पे या कभी कोई मुश्किल आती है या कोई हमारे पास क्लैमिटी आती है वो वहां मौजूद होते हैं, लेकिन हमें चैलेंजेस का पता नहीं चलता क्योंकि उनकी आदत नहीं है बताना। तो प्लीज जी। अच्छा, पता क्या है, एज अ रूटीन यहाँ भी होते हैं, लोग छुट्टी भी जाते हैं, लोग हॉस्पिटल्स भी जा रहे होते हैं, घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ साथ होती हैं। तो जब ऐसी कैलेमिटी आती है तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स जनरेट करना पड़ता है। रिस्पॉन्स फोर्सेस का इमीडिएटली ये होता है कि उन्होंने सबसे पहले इसको एक्सेस करना होता है कि भाई द एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या हुआ है और हमें कहाँ कहाँ पे हमारी इमीडिएट रिलीफ की ज़रूरत है, जो लाइफ सेविंग रिलीफ्स होती हैं वो फौरी तौर पे आपको जनरेट करनी होती है, उस पर टाइम ज़ाया नहीं कर सकते आप। उसके बाद फिर कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ की तरफ जाती हैं
और कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ के साथ, जिस तरह मैंने बलूचिस्तान में जब मैं ब्रिगेड में, और जब ब्रिगेड कमांडर मुझे ब्रीफ करे थे, उन्होंने कहा कि हमने बलूचिस्तान में एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कराई है। वो क्या है? वो है कि हमारा विच इज़ नोन एज ERC, एम्बेडेड रिस्पॉन्स, एम्बेडेड रिलीफ कैंप्स। एम्बेडेड रिलीफ कैंप्स वो होते हैं जो एरियाज आपको एक्सेसिबल नहीं होते हैं, तो आप या बोट्स के थ्रू वहाँ पहुँचते हैं, मोटरसाइकिल्स पे पहुँचते हैं, किसी तरीके से आप स्विम करके या अपने वो जो अपने पास रिलीफ इक्विपमेंट होता है वो लेके आप उन तक पहुंचते हैं। वहाँ पे जैसे दूर दराज इलाके हैं, फॉर एग्जांपल 20-25 घर का एक छोटा सा ना वहाँ पे क्लम्स है, जब ये लोग बीच में रह रहे हैं, थोड़ा सा ना क्लस्टर्स हैं, उन क्लस्टर तक आप पहुँचते हैं, देन यू लिव देयर। आप अपना एक छोटा सा एक स्ट्रेंथ वहाँ छोड़ते हैं, मीन्स 10-15 बंदे, 10 बंदे, जिनमें मेडिक्स होते हैं, जिनमें आपके पास जो है ना तो राशन होता है। और वहाँ ये हुआ है कि बलूचिस्तान में एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस, तो मस्ट हैव बीन देयर इन सिंध एज वेल, कि वो खाना पका के तो उन लोगों को दे रहे होते हैं जब तक, क्योंकि ना लकड़ी है, ना कुछ है, ना गैस होगी, तो उन हालात में वहाँ पे खाना कैसे पकाएं? आप चावल तो डंप कर देते हैं, आटा वो पकाए कौन, किस चीज़ से पकाए? पानी, हर चीज़ भीगी हुई है, घर गिर चुके हैं, तो उन तक वो चीज़ें लेके पहुंचना, फिर वहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना, ना सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश करना, उन लोगों की मदद भी करना। के बारे में सोचते हैं ना खास तौर पर, तो जिक्र यह आता है कि हमारी फौज की बहुत सख्त ट्रेनिंग्स होती हैं, लेकिन उस बहुत सख्त ट्रेनिंग्स में ज्यादातर लोगों का तासुर ये होता है कि उसमें सिर्फ ट्रेनिंग इस बंदूक के हद तक होती है कि आपने बंदूक से दुश्मन से लड़ना कैसे है। लेकिन जब हम कुदरती आफात देखते हैं, मुल्क में मुश्किल हालात देखते हैं, तो जब हम देखते हैं कि पेशा वराना महारत होती है हमारे तमाम जवानों की, सर इसके पीछे जो पूरी मैं चाहता हूं ट्रेनिंग है, आज उसका भी जिक्र किया जाए। आप मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं एक छोटी सी मिसाल लूँ कि मेरे साथ जब मैं वहाँ जा रहा था तो गाड़ी में एक सिपाही मेरे साथ बैठ गया ना, उनका ऑफिसर था, वो मेरे साथ बैठ गया और साथ में उसका सिपाही पीछे एज ए गनमैन ना साथ बैठ गए। तो मुझे ऑफिसर बता रहे थे कि पीछे जो हमारे साथ गनमैन बैठा हुआ है, इसका अपना घर सैलाब में बह चुका है और इसकी फैमिली टेंट में शिफ्ट हो चुकी है। आई थिंक ही वॉज लिविंग इन टंडो अलायार या इस तरह किसी इलाके में था वहाँ पे, तो उसकी फैमिली उधर है एंड ही इज हियर विद अस, लोगों को रिलीफ इक्विपमेंट पहुंचा रहा है, रिलीफ के काम में लगा हुआ है। तो मैंने गाड़ी रोक के ना, मैंने क्या इस बंदे से मुझे मिलाओ, आई आस्क्ड हिम सिंपल कि सर वो वहाँ पे बाकी लोग हैं वो देख रहे हैं उसका ना, वो हो जाएगा। यहाँ पे सर यह मसला था कि मैं वो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम थी, तो मैं खैर चलो थोड़ा हालात ठीक होंगे फिर मैं चला जाऊँगा। मैं उस बंदे को दाद दूँ और तो छोड़ दे, इनको दाद दे के जब मैं वापस गया अपनी जो हमारे साथ जो IT कंपनीज थी, जिनमें नया पे और साइबरनेट, स्टॉर्म फाइबर वगैरह शामिल है, साइबरेड और हमारे रैपिड कंप्यूट, तो उनको उस पे से मुझे जो हमारा एडमिन हेड था, आई वाज टोल्ड, उसने मुझे बताया, किसी और ने बल्कि बताया कि इसकी अपनी बेटी सुबह हॉस्पिटल में एडमिट हुई है ड्यू टू कॉलरा और उसको ड्रिप लगा के हॉस्पिटल में छोड़ के ही अकम्पनीड मी। तो मैंने उसे डांटा वापस जाके, यार तुमने क्या किया है? मैं तनवीर, व्हाट हैव यू डन? तुम रुक सकते थे वहाँ पे, क्यों आए मेरे साथ? क्या सर फिर मुझे चांस ना मिलता, मैं कहता हूँ जीप जाके मैं प्रॉब्लम को देखूँ, आप तो वापस चले जाएंगे इस्लामाबाद या पेशावर, तो मैं यहाँ पीछे ना सर, क्योंकि मुझे पता हो कि मैंने कहाँ क्या चीज़ पहुँचानी है और आर्मी के साथ ब्रीफिंग मैंने खुद अटेंड करनी है ताकि मुझे पता लग जाए कि आर्मी को हम कहाँ कहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस जज्बे को, उस सिपाही के जज्बे को, अपना जो हमारे लोग हैं जो हमारे सिविल में लोग रह रहे हैं, उस जज्बे को देख के, तो मैं 2005-6 के जलजले पे चला गया। 2006 जब जलजला हुआ था, वहाँ एक ब्रिगेड कमांडर थे, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, अपना बेटा जलजले में शहीद हो चुका है और अगले दिन उसको दफना के जनाजा करके वापस पहुंचा हुआ है वो, और वहाँ पे वो जो बाकी रिलीफ ऑपरेशन है उसको देख रहे हैं। तो समवन आस्क्ड हिम ऑन टीवी चैनल, आई डोंट नो, पता नहीं कौन सा टीवी चैनल, PTV होगा या पता नहीं कौन सा चैनल था, ये आस्क्ड हिम, सर आपके अपने घर पे ये हादसा हो चुका है, क्या कर रहे हैं? कह रहे मेरी बाकी फैमिली मेरी सलामत है, यहाँ तो लोग छतों के नीचे दबे हुए, मैंने निकालना है। अब ये जज्बा आपको कौन सी ट्रेनिंग सिखा सकती है? ये जज्बा आपको अपना इंसानियत सिखाती है, ये जज्बा ड्यूटी अंजाम देने की जो रिस्पांसिबिलिटी अंदर पड़ी होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे मर्जी काफिशा हालात हो, जो मर्जी मामला हो, चाहे जलजला ज़दगान हो, सैलाब मुतासरीन हो, वहां तक पहुंचना, उनकी मदद करना और रिस्पांसिबिलिटी से करना। फिर सरहदों की हिफाजत तो एक तरफ है, फजाई हुदूद की हिफाजत एक तरफ है, तो ये सारे में मेरे ख्याल में आज खास तौर पर 6 सितंबर के मौके पर हम तमाम फौजी जवानों को, हम
गाजियों को, शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। और कर्नल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से आप भी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पूरी पाक अफवाज इस वक्त कोशिश कर रही है सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ पहुंचाने की। हम दुआ भी करते हैं और हमारी तमाम दुआएं, नेक तमन्नाएं हमारी अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। एंड थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, वी आर ट्रूली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। और सिवाय इस बात के कि अल्लाह ने हमारी इस कौम को जो जज्बा दिया है ना, वो मेरा ख्याल है उसकी जितनी तारीफ की जाए, उसके बारे में जितना जिक्र किया जाए और उसके हौसले जितने बुलंद किया जाए वो कम है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो इस वक्त शायद उनका ताल्लुक तो नहीं है किसी भी हमारी फौज से, लेकिन वो काम कर रहे हैं फलाह का, वो काम कर रहे हैं खिदमत का, वो काम कर रहे हैं सवाब कमाने का, और एक हो चुके हैं इस वक्त सैलाब ज़दगान और मुतासरीन को बचाने, इंसानियत की खिदमत में एक हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं सैलाब मुतासरीन की जिंदगियां बचाने की, इसके साथ साथ उनके घरों की बहाली की, वहां तक राशन पहुंचाने की, उनको टेंट पहुंचाने की, और जितनी भी उनकी जरूरियात है उनको पूरी करने की, चाहे वो अद्वियात ही क्यों ना हो, हर चीज वहां तक पहुंचाई जा रही है मुख्तलिफ समाजी इदारों की जानिब से। जो और बिल्कुल आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम इस वक्त मुत्तहिद भी है, पूरी कोशिश भी कर रही है उनका साथ देने की। और खास तौर पर आज हम बात करेंगे मिशन निसार की। फ्लड रिलीफ फंड को भी ताउन की इस वक्त जरूरत है, और मिशन निसार किस तरह काम कर रहा है इस पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया असिस्टेंट डायरेक्टर मिशन निसार उस्मान सादिक साहब ने। उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। और जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं आज और बात कर रहे हैं, हम अपने हीरोज को तो याद कर रहे हैं, लेकिन ये जो तमाम हमारे समाजी इदारों के हीरोज हैं जो कि सैलाब मुतासरीन के पास पहुंचते हैं, उन तक राशन पहुंचाते हैं, उन तमाम चैलेंजेस का सामना करते हैं जो कि हम मुख्तलिफ सूबों में इस वक्त हालात देख रहे हैं। अब मुझे बताइएगा इस वक्त आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं? जी शाहज़ेब, बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे आज के प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और बेसिकली मिशन निसार जो है वो हम लोगों ने लॉन्च किया था एप्सअप और पैमी के प्लेटफॉर्म से। तो हमारी पाकिस्तान की जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एसोसिएशन काम कर रही है डैट इज़ एप्सअप, और इसी तरह से पाकिस्तान के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है पामी। तो इनके जो चेयरमैन थे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने इस मुश्किल घड़ी के अंदर एक डिसीजन लिया कि पाकिस्तान हमसे है और हम पाकिस्तान से हैं, तो हमें फ़ौरन से कुछ ना कुछ करना है। और उन्होंने एक पाकिस्तान लेवल के ऊपर कॉल दी कि पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिकॉज पाकिस्तान की जितनी भी यूथ हैं ये अगर चाहे तो पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकते हैं, तो उन्होंने यूथ को कॉल दी कि पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आएँ, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और पाकिस्तान की ये जो मुश्किल घड़ी है इसके अंदर जो है वो दुखी खिदमत करें, दुखी लोगों की खिदमत करें और उनका सहारा बने। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस कॉल के ऊपर पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक वो पंजाब में है, बेशक वो सिंध में है, बेशक वो बलूचिस्तान में है, वो कहीं पे भी हैं, सब लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। और अभी तक हज़ारों की तादाद में, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों को हम फैसिलिटेट कर चुके हैं। डेली बेसिस के ऊपर जो है वो हमारे कैंप्स लग रहे हैं। बेसिकली हमने 2 फेजेस में इस चीज़ को शिफ्ट किया है। फर्स्ट जो है वो हम रिलीफ का काम कर रहे हैं। रिलीफ के अंदर जो है जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उसमें हम लोगों को जो है जो विक्टिम्स हैं उनको हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में उनको क्लॉथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये बेसिकली रिलीफ का काम है। और ये सोच यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ये वाला जो मुश्किल सफ़र है जब ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह जितनी जल्दी ख़त्म होता है, उसके बाद असल वाली जो मुश्किल घड़ी है वो फिर शुरू हो रही है। और उसमें हम लोगों ने क्या करना है, उसमें हम इनकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर जाएंगे, जिसमें 2 चीज़ें हम लोगों ने करनी है। और उसमें जी अच्छा उस्मान साहब, आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन बस आपकी इसी बात से एक सवाल आ गया ताकि उसी को भी हम कवर करते करते साथ चलते हैं। इस वक्त फ्लड रिलीफ का अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूँ सैलाब मुतासरीन के हवाले से, तो लोकेशंस कौन कौन सी हैं, जरा आप हमसे शेयर कर पाएंगे? जी बेसिकली जो है वो पंजाब, साउथ पंजाब की अगर हम बात करेंगे माया खान, तो इसमें 2 हमारे पास बेसिक डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डीजी खान है और एक राजनपुर है। फिर फर्दर उसमें जितने भी आगे उनके सिटीज़ या उनके आगे जो तहसीलें बनी हुई हैं, जामपुर हैं, सोन, तो वहाँ पे हमारी टीम्स जो हैं वो बेसिकली मौजूद हैं, वॉलंटियर्स, और डेली बेसिस के ऊपर हमें अपडेट्स आती रहती हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर मस्तोंग है। अभी मैं आपसे कल की बात कर लेता हूँ कि कल मुझे जो है वो मस्तोंग एक ऐसा इलाका है जहाँ पे अभी तक वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से या NGOs या बाकी CSOs में से कोई भी नहीं पहुँच पाया। तो वहाँ से कल मेरे पास 147 लोगों की लिस्ट आई है जिनको अभी तक पिछले 2 वीक से कोई राशन नहीं पहुँचा, और उनकी फैमिलीज बैठ के इंतज़ार कर रही हैं कि कोई आए और हमारे पास आके हमें सपोर्ट करे और हमें इस मुश्किल वक्त से निकालें।
तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो KPK के अंदर भी टीम्स मौजूद हैं जो सवात में, लोअर दीर, अपर दीर, बहरीन में, कलाम में, इन सारी जगहों पे लोग काम कर रहे हैं और वहाँ से डेली बेसिस के ऊपर हमें अपडेट देते हैं और फिर आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ पे किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है और यहाँ से फिर टीमों को उसी तरह से हम मोबिलाइज करते हैं। अच्छा उस्मान साहब, बहुत ज़रूरी सवाल, मैं बशाजिर भी सवाल करेंगे, बस एक सवाल मैं आपकी इजाज़त से करना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं कैंप्स में, कल मैंने बहुत सारी लोगों की फुटेजेस देखी और अचानक मेरे जहन में ये सवाल आया कि जो लोग आ रहे हैं, मुतासरीन जो पहुंच रहे हैं, जो कैंप्स में आप जिनको जगह दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं रेस्क्यू करके, उनका रिकॉर्ड किस तरह रखा जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक ही लोग, अक्सर लोग जो है वो पॉजिटिव साइड पे भी जाते हैं, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट भी होते हैं कि एक ही फैमिली जो है वो मल्टीपल जगहों से भी सपोर्ट ले सकती है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें जितने भी उस एरिया के अंदर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ और जितनी भी समाजी तंजीमें हैं, उन सारों को हम ऑन पैनल लेते हैं और एक म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ एक डेटाबेस डेवलप करते हैं ताकि अगर सपोज किसी को हम कर रहे हैं तो अल खिदमत फाउंडेशन उनको ना करे, और अगर अल खिदमत फाउंडेशन कर रही है तो नेक्स्ट फेज में हम उनको सपोर्ट करें। तो ये एक कॉन्सेंट डेवलप करना उनके साथ बहुत ज्यादा लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इसार मिशन जिस तरीके से चला रहे हैं, मेरे ख्याल में हमारा ये लोगों को कहना भी जरूरी है कि आप सब लोग भी कोशिश करें कि जो है जितनी सपोर्ट दे सकते हैं वो दें। यहाँ थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, कुछ मजीद सेगमेंट्स में शामिल करना है। साल 6 सितंबर यानी यौम दिफा एक कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो पाक भारत 1965 की जंग यानी कि जिक्र आता है पाकिस्तान अफवाज का, अफवाज की दिफाई कारकर्दगी का, और उसकी याद को ताज़ा किया जाता है। इसके साथ साथ शहदा की कुर्बानियों को और गाजियों की याद को भी ताज़ा किया जाता है। हम लेकिन देख रहे हैं कि इस वक्त कौम खराज तहसीन तो पेश कर रही है पाक फ़ौज को, लेकिन इस वक्त मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर फ्लड के हवाले से, उस हवाले से हम देख रहे हैं कि पाक फ़ौज अपनी पूरी कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है कि उन तमाम सैलाब ज़दगान तक फ़ंड भी पहुँचे, रिलीफ भी पहुँचे, उनको रेस्क्यू भी किया जाए। और इस तरीके से शहर के आउटस्कर्ट्स में यानी कि कराची के आउटस्कर्ट्स में हम मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप्स देख रहे हैं पाकिस्तान अफवाज की जानब से जो लगाए गए हैं। यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद आ रही है, जो कि यहाँ पर बहुत सारा सामान जिसमें खाने पीने की अशिया भी शामिल हैं, खुराक भी शामिल हैं, वो यहाँ पर लाया जा रहा है और इनको दिया जा रहा है, जो कि यहाँ से फिर ट्रैवल करते हैं मुख्तलिफ ट्रक्स में और पहुँचाया जाता है सिंध के मुख्तलिफ शहरों में। इस वक्त मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं एक ट्रक है जिसमें सामान इस वक्त लोड किया जा रहा है, जो कि कुछ देर बाद यहाँ से रवाना हो जाएगा। तकरीबन एक दिन में इस कैंप से 2 से 3 ट्रक्स रवाना हो जाते हैं, लेकिन ये एक कैंप नहीं है। तकरीबन कराची शहर के अंदर 7 से 8 कैंप्स ऐसे कायम किए गए हैं जहाँ से सामान मुंतकिल किया जा रहा है मुख्तलिफ सिंध के शहरों में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कैप्टन मुनील, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के इस कैंप से कितने ट्रक्स रवाना हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कैप्टन साहब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, सामान मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मुसलसल गाड़ियाँ भी आ रही हैं, एक तो लोगों का रिस्पांस कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रिस्पांस है। अच्छा, ख़ास तौर पर जब ज़रूरियात की बात की जाती है सैलाब ज़दगान की, इस वक्त सिंध बहुत ज़्यादा मुतासर है, बलूचिस्तान मुतासर है, सदर्न पंजाब बहुत ज़्यादा मुतासर है, लेकिन यहाँ से ख़ास तौर पर कराची से जो सक्खर तक के शहर है वहाँ तक ट्रक्स पहुँचाए जा रहे हैं और फिर आगे मुख्तलिफ गाँव में कश्तियों के ज़रिए सामान पहुँचाया जा रहा है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है आपके ख्याल में, या जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो क्या सामान है? क्या खुराक की किल्लत है? क्या उनको टेंट्स की ज़रूरत है? तरपाल की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जो इस टाइम ज़रूरत है वो टेंट्स की है, तरपाल की है और शेल्टर की है, क्योंकि खाने पीने की अशिया, राशन और खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं, पहनने की अशिया हैं, वो तो फराहम की जा रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो
किल्लत है वो इस टाइम टेंटेजेस की है, वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और इकट्ठे किए जाएंगे और हमारे जो सैलाब ज़दगान में बहनें हैं, भाई हैं, उनकी मदद की जाएगी। और हम ख़ास तौर पर आज यौम दिफा के मौके पर ये जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि हमने हमेशा देखा है जब भी कोई कुदरती आफत हो, कोई भी ऐसा मौका हो, पाक फ़ौज पूरी कोशिश करती है लोगों के लिए बाहर निकलने की और जो सामान है उनको रिलीफ देना, उनको रेस्क्यू करना, इन तमाम ऑपरेशंस में ख़ास तौर पर इस वक्त जो हम ज़रूरियात देख रहे हैं जिसमें आप भी जिक्र कर रहे हैं, खाने की भी एक किल्लत है। एक प्रॉब्लम वहाँ की है कि वहाँ पर पकाया नहीं जा सकता खाना, लकड़ियाँ सारी गीली हैं, फिर सैलाब की वजह से पानी हर जगह पर जमा है, पूरे गांव के गांव बह चुके हैं। तो इस वक्त कोशिश क्या की जा रही है, सामान क्या ऐसा इकट्ठा किया जा रहा है जो कि कुक्ड फूड हो या प्रिपेयर्ड मील हो, ताकि उनको ये परेशानी ना उठानी पड़े कि उनको खाना पकाना पड़े? बिल्कुल, जिस तरह आप देख सकते हैं वहाँ पे खाने की भी कोई सहूलत फराहम नहीं है, इसलिए हमने इसको केटर करने के लिए MREs दिए जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मील रेडी टू ईट। वो कहीं भी आप आग लगा के उसको आप गर्म कर सकते हैं और वो खाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, तो वो ज़्यादा फराहम की जा रही है। बच्चों के हवाले से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जूसेस, दूध, क्योंकि दूध की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो एक ऐसा समझ लें कि मील है जो कि रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है। दूध ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त डोनेट किया जा रहा है? बिल्कुल, दूध ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट किया जा रहा है। इसके साथ साथ बैक्टीरिया भी बहुत फैला जा रहा है, क्योंकि पानी बहुत गंदा है, तो उसकी वजह से मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही हैं और साथ साथ उनके दवाइयाँ भी उनको वहाँ पे फराहम की जा रही हैं, जिसकी वजह से वो लोग हाइजीनिकली अपने आप को साफ़ रख रहे हैं। क्योंकि ये जिक्र आ रहा था बार बार कि वहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियाँ ख़ासतौर पर बच्चे से मुब्तला हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो फंगल इन्फेक्शंस हैं, क्योंकि जब मुस्तकिल पानी का बहाव चल रहा होता है और आप उसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें मुख्तलिफ स्किन की डिजीज़ हो जाती हैं। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर ख़ासतौर पर ट्रीट किया जा रहा है, या उन लोगों को कराची लाया जाता है यहाँ ट्रीट किया जाता है? बिल्कुल, डॉक्टर्स उधर भी मौजूद हैं, कराची भी लाया जा रहा है, उनको यहाँ पे भी ट्रीट किया जा रहा है और पूरी मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। कैप्टन मुनील, थोड़ा सा हम कैंप भी देखना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो सामान आ रहा है उस सामान में क्या कुछ है इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि पानी की बोतलें हम देख रहे हैं, साफ़ पानी की ज़रूरत वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल साफ़ पानी की ज़रूरत है। आप जिस तरह देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिनरल वाटर की बॉटल्स भी अवेलेबल हैं, पीने के लिए दूध भी अवेलेबल है, घी है हमारे पास आटा है, हमारे पास बच्चों के लिए डिफरेंट स्नैक्स हैं, जूसेस हैं, खाने पीने की अशिया हर किस्म की प्रोवाइड की जा रही हैं और इसके साथ साथ पहनने के लिए कपड़े भी, स्लीपर्स भी और इसके साथ साथ हमारे जो ऊपर लेने के लिए कंबल और कंफर्टर्स भी प्रोवाइड किए। अब रिलीफ कैंप हम आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी का। इस वक्त बहुत सारी ऐसी समाजी इदारे हैं जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ राशन भी इकट्ठा कर रहे हैं, उनके ट्रक्स भी जा रहे हैं, लेकिन हम बार बार ये बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जो बड़े समाजी इदारे हैं जिनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है, और उसमें हम जब ख़ास तौर पर पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं समाजी इदारों के अलावा, तो पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा इदारा है इस वक्त जिनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हैं, बोट्स हैं, वहाँ पर पहुँचने के लिए उनके एक्सेस बड़ी मुश्किल है, राब्ता सड़कें टूट चुकी हैं, अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। आप या तो ट्रक्स जा सकते हैं लेकिन वो भी मेन रोड तक जा सकते हैं, उसके बाद जब आपने शहरों के अंदर जाना है, गांव के अंदर ट्रैवल करना है, तो वहाँ पर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है वो कश्तियों के ज़रिए। अब कश्तियाँ किस इदारे के पास हैं, जब ये बात होती है तो पाकिस्तान आर्मी का जिक्र आता है। पाकिस्तान आर्मी इसलिए कोशिश कर रही है क्योंकि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है कि वहाँ तक पहुँचा जाए, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं है कि वो हाईवेज़ तक आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी मुख्तलिफ गाँव में फंसे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ फंसे हैं और वहाँ पर उनको ना खुराक मैसर है, ना उनको प्रॉपर शेल्टर मिल पा रहा है, घर उनके तबाह हो चुके हैं या घर बह गए हैं और उसी मलबे के ऊपर वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं अपना वक्त गुजारने की। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान आर्मी ये कोशिश कर रही है कि ये सारा सामान वहाँ तक पहुँचाया जाए और उसके बाद कश्तियों के ज़रिए उन इलाकों तक पहुँचाया जाए जहाँ पर नॉर्मली लोगों की एक्सेस नहीं होती। हम जो ट्रक जिक्र कर रहे हैं ये वो ट्रक्स हैं पाकिस्तान आर्मी के, जैसे कि ये बता रहे हैं कि इस कैंप के ज़रिए यहाँ से 2 से 3 ट्रक्स रोज़ाना की बुनियाद पर रवाना हो रहे हैं। इस ट्रक में अच्छा खासा सामान लाद दिया जाता है, फिर यहाँ से ये रवाना होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ट्रक के अंदर भी जाऊँ और आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर जो जवान हैं, तकरीबन यहाँ पे 20-25 जवान हैं जो सारा सामान यहाँ पर लोड कर रहे हैं और मुस्तकिल फैमिलीज़ आ रही हैं जो सामान साथ लेकर आ रहे हैं। इसमें दूध के डब्बे भी हैं, पानी है, पानी की सबसे ज़्यादा वहाँ पर ज़रूरत है क्योंकि पानी उनके घर तो बहा के ले गया लेकिन वो पानी पीने के काबिल तो नहीं है, इस्तेमाल के काबिल नहीं है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त पानी की है। साफ़ पानी पीने का मैसर वहाँ पर लोगों को नहीं है। ट्रक के अंदर चलते हैं, चल के आपको ट्रक के अंदर भी मनाजिर दिखाता हूँ कि इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर सामान लोड किया जा रहा है, उसकी तादाद कितनी है और फिर ये ट्रक यहाँ से कुछ देर में रवाना भी हो जाएगा। वतन अजीज़ के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा हों या फिर अपनी जान की परवाह ना करने वाले गाजी हों, आज सबको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है यौम दिफा के मौके पर। हम देख रहे हैं कि जब भी कोई मुश्किल हालात आते हैं, कुदरती आफत होती है, हमारी फ़ौज सबसे आगे होती है, अपनी कौम को तनहा नहीं छोड़ती, अकेला नहीं छोड़ती और भरपूर कोशिश करती है, पूरी कोशिश करती है आगे बढ़कर उनकी मदद करने की।
उन तक रिलीफ पहुँचाने की। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं ख़ासतौर पर फ्लड के हवाले से, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, सदर्न पंजाब हो, मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ शहरों में फ़ौज अपनी पूरी कोशिश कर रही है अपने पूरे इक्विपमेंट के साथ। मुख्तलिफ़ ट्रक्स भी पहुँचाए जा रहे हैं रिलीफ के लिए। लोगों को पहले रेस्क्यू भी किया जा रहा था, लेकिन हमने पहले देखा सिंध के हवाले से अगर ख़ास तौर पर बात करें तो पहले कोहे सुलेमान की पहाड़ियों से जो पानी आ रहा था उससे नुकसान पहुंचा, उसके बाद दरिया सिंध से नुकसान पहुंच रहा है। उसमें हम देख रहे हैं लाखों लोग हैं जो बेघर हो गए हैं, उनके मवेशी हैं, उनके बच्चे हैं, वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी जो ज़ाया हो चुकी है, उनके घर बह चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी आगे बढ़ चढ़कर इस रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। मुख्तलिफ इलाकों में हमने पहले आपको दिखाया कि मलीर में भी जिस तरीके से रिलीफ कैंप कायम किए गए थे, इस वक्त हम भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। यहाँ पर चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि एक दिन में किस तरीके से लोगों की मदद की जा रही है, कितना सामान यहाँ से रवाना किया जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, क्योंकि सरहदों की हिफाजत हो, वो सरहदों की हिफाजत तो हमारी पाकिस्तान आर्मी बढ़ चढ़ कर रही है, लेकिन सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मुल्क के जो दरपेश मसाइल हैं, ख़ास तौर पर सैलाब के जो हालात हैं, उसमें भी पूरी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान आर्मी की जानिब से कि तमाम लोगों को रिलीफ दिया जाए, उनकी रिहैबिलिटेशन पर काम किया जाए। और वहाँ तक वो इलाके जहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं, वहाँ पर पहुँचना इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए पॉसिबल है। उनके पास प्रॉपर कश्तियाँ भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं। लेकिन आज हम ख़ास तौर पर इस रिलीफ कैंप पर ये बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो सामान जा रहा है उसकी तादाद कितनी है, किस तरीके से, किस मैकेनिज़्म के ज़रिए सामान पहुँचाया जा रहा है। तो हम बात करते हैं, हमारे साथ कर्नल नुमान मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? खैरियत से हैं? खैरियत से। सर, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप्स इस वक्त कायम है पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। अफवाज पूरी कोशिश करती है कुदरती आफत में कि अपने लोगों को तनहा ना छोड़े, पूरी कोशिश करे जिस तरीके से भी उनकी मदद की जा सकती है। ख़ास तौर पर इस वक्त जो फ्लड रिलीफ कैंप है वो किस तरह जो है वो मदद कर रहा है लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पे खुसूसन कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पे फ्लड रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश किए हैं ताकि अपने जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद की जा सके। इन फ्लड रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स का मकसद ये है कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान कराची के आम शहरी जितना दिल खोल के अपने हमवतनों की मदद करे उतना बेहतर है। उसी तनाजुर में हमने यहाँ पे फ्लड रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स इस्टेब्लिश किए हैं जिसका मकसद सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ गुड्स कलेक्ट कर लें। माजी में हम देखते रहे हैं सैलाब ज़दगान हो या ज़लज़ला ज़दगान हो, हमारी पाकिस्तान आर्मी, हमारी अफवाज पाकिस्तान हमेशा पेश रही है, खिदमत में भी कोशिश करती रही है जिस हद तक भी की जा सकती है, क्योंकि इस वक्त हम जिस बड़े स्केल पर नुकसान देख रहे हैं, हमारे 3 बड़े सूबे जो हैं वो इस वक्त मुतासर हुए हैं, उसमें सबको मुत्तहिद होकर कोशिश करनी है, हमारी अफवाज के साथ मिलजुल कर काम करना है। और अफवाज भी पूरी कोशिश कर रही है कि वो जितने वेल इक्विप्ड हैं, फुली इक्विप्ड हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने इक्विपमेंट का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, उन इलाकों में पहुँचें जहाँ पर इस वक्त लोगों को उनकी ज़रूरत है। सर, ख़ास तौर पर हम जो सामान देख रहे हैं यहाँ पर, जो सामान आ भी रहा है, इसमें खुराक के हवाले से भी सामान है, लेकिन आपने पर्सनली विजिट भी किए कुछ इलाके सिंध के, आप क्या समझते हैं इस वक्त रिक्वायरमेंट लोगों की क्या है? जो ज़्यादा ज़रूरत है वो है टेंटेज की, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना बेघर हो चुके हैं और इनके मकानात सारे गिर चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं, तो उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है वो टेंटेज की है। वो मुखैर हज़रात से यही एक रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेंटेज जो है वो डोनेट कर दे ताकि ये उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो बेघर हो चुके हैं। सर, इसके साथ साथ वहाँ पर हम सेहत के बहुत मसाइल देख रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खासतौर मुतासर हो रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ खबरें भी आई हैं, बच्चे कुछ उसमें जान बहक भी हो गए हैं, फैमिलीज़ बड़ी परेशान हैं, कुछ स्किन डिजीज़ हो रही हैं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ऐसे में अद्वियात भी पहुँचाई जा रही हैं, जो ख़ासतौर पर आर्मी के मेडिकल कैंप्स हैं वो भी वहाँ पर कायम किए गए हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी जगहों पर जो है ना आर्मी मेडिकल कैंप्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं और उसमें जितनी भी ज़रूरियात है अद्वियात से मुताल्लिक़ या मेडिसिन से रिलेटेड, वो सारे का सारा उनको पहुंचाया जा रही है। इसके अलावा जितने भी वो है यहाँ कलेक्शन पॉइंट्स पे भी कुछ मेडिसिन, जो बेसिक मेडिसिन होते हैं वो लोग डोनेट करते हैं, वो भी पहुंचाई जाती है, लेकिन वो प्रॉपर डॉक्टर के उसके मुताबिक जो है ना जी बिल्कुल तभी वो इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ का मैं वो कर दूँ, पॉइंट आउट कर दूँ, मेंशन कर दूँ कि अभी जो पानी स्टेगनेंट पानी खड़ा हुआ है उसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो सकती है कि वो शुरू हो जाए, तो उसमें जो है ना मेडिसिन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। और आर्मी फ्री मेडिकल कैंप्स तो लग चुकी है, लेकिन जितने भी बाकी मेडिसिन से रिलेटेड है
या इवन डॉक्टर्स हैं तो वो फ्री मेडिकल कैंप्स इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये उनके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पता है कि कहाँ कहाँ पे इस किस्म की जो है ना ज़रूरत है लोगों की, तो वो वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। सर लोग भी जो ख़ास तौर पर आप लोगों से भी गुजारिश कर रहे थे वो यही थी कि खाना भी ऐसा प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि वहाँ पर पकाने के बहुत मसाइल हैं, खुश जगह बहुत कम है, लकड़ी अब बची नहीं है, सारी लकड़ी गीली है, तो आग लगाना पकाना ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है वहाँ पर। तो क्या लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आप लोगों तक खाना पहुँचाया जा रहा है वो ज़्यादातर कुकड हो या प्रिपेयर्ड हो, या जिस तरह बिस्किट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल की जा सकती हैं, टिन पैक्ड होते हैं, तो ये लोगों से कहा जा रहा है ख़ासतौर पर कि वो पहुँचाए जाएँ कैंप्स पर? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें हमारे पास जो इस वक्त लोग डोनेट कर रहे होते हैं या कलेक्शन पॉइंट्स में हमारे पास आते हैं, वो या तो जो वो है पानी है वो आता है, वो हम प्रोवाइड करते हैं, जूस के पैकेट्स होते हैं और बिस्किट्स होते हैं। और पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है क्योंकि साफ़ पानी की वहाँ पर इस वक्त किल्लत है, और ख़ुराक के साथ साथ पानी की ज़रूरत इसलिए भी बढ़ती चली जा रही है कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जिसका बच्चों को भी सामना है, बड़ों को भी सामना है, ऐसे में साफ़ पानी उनको मैसर नहीं है। तो जितना आप साफ़ पानी पहुँचा सकते हैं ख़ासतौर पर वो ज़रूर पहुँचाएँ, डोनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पहुँचाएँ, जूसेस हो सकते हैं ताकि ये लोग उन लोगों तक पहुँचे। सर आखिर में, क्योंकि हम ख़ास तौर पर यौम दिफ़ा के मौके पर बात कर रहे हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं यौम दिफ़ा पर पाक फ़ौज की जितनी कामयाबियाँ हैं उसको सराहने की भी और खराज तहसीन भी पेश करते हैं, पूरी कौम मुत्तहिद होकर करती है। लेकिन इस वक्त जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें हम देख रहे हैं पाक फ़ौज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है तमाम ऑपरेशंस में। ऐसे में आपका कोई ख़ास पैगाम है आज यौम दिफ़ा के मौके पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह 6 सितंबर हम मनाते हैं एज़ अ यौम दिफ़ा पाकिस्तान। इसमें हमारे जितने कुर्बानियाँ पाकिस्तानी कौम ने दी है अपने बहादुर अफवाज के साथ मिल के, और 1965 में जिस तरह दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया था, इसी तरह एक बार फिर इस कौम के ऊपर ये एक आफत आई हुई है जो कि एक सैलाब की सूरत में। तो इसके ख़िलाफ़ भी अल्हम्दुलिल्लाह कौम मुत्तहिद है और पाकिस्तान आर्मी के शाना बशाना ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तानी फ़ौज, चाहे वो सिपाही या ऑफिसर हैं, वो सारे मिल के पाकिस्तानी कौम को इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर जो है उससे निजात मिल सके। आप सर ख़ास तौर पर जवानों की बहुत बड़ी तादाद है जिस वक्त शाना बशाना खड़े हैं, लोगों के कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालकर कश्तियों में सवार होकर जाते हैं ऐसे इलाकों में जो सैलाब से मुतासर हैं। उन जवानों का ख़ास तौर पर मुराल हाई रखना बड़ा ज़रूरी है, और ऐसे में आप क्या जज्बा देख रहे हैं तमाम जवानों का? अल्हम्दुलिल्लाह मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसी फ़ौज से नवाजा है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। चाहे कोई सिपाही हो, चाहे वो हमारे JCOs हो, या चाहे दलेर अफसरान हो, अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम के शाना बशाना खड़े हो के पाकिस्तानी कौम को आगे लेके जाना है और इस मुल्क को आगे लेके जाना है। और इस कड़ी वक्त में पाक फ़ौज अपनी कौम के साथ है और पाकिस्तानी कौम हमारे अफवाज के साथ है। तो इंशाल्लाह कोई भी कुर्बानी आ जाए उससे दरेग नहीं करेंगे। इसी तरह आफत आते रहते हैं और उसमें वही अक़वाम सुरखरू होते हैं जो मिल के उसका मुत्तहिद होके मुकाबला करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कर्नल नुमान सर, आप हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके भी। और जिस तरीके से आप सब लोगों की काविशें कोशिशें, उम्मीद करते हैं कि इन मुश्किल हालात से भी हम लोग निकलेंगे। और जब मुत्तहिद है पूरी कौम, अपनी पाक अफवाज के साथ भी खड़ी है, मुख्तलिफ इदारों के साथ खड़ी है, तो मेरे ख्याल में ये इन हालात से निकलना मुश्किल नहीं होगा। कुदरती आफत है और ऐसे माजी में हालात हम देखते रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों का ये जज्बा है, जज्बा ईमानी है कि हम हमेशा इन मुश्किल हालात से निकलते भी हैं, अपने आप को संभालते भी हैं। तो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ कैंप्स पर जाके भी जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी इस वक्त काम कर रही है, कुछ मजीद कैंप्स भी लगाए गए हैं, हम वहाँ का विजिट भी करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि मजीद जो ट्रक्स यहाँ से रवाना हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं और किन इलाकों में जा रहे हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे खासतौर पर मुख्तलिफ NGOs का भी आज जिक्र हो रहा है, और 6 सितंबर की वजह से हम ये भी आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स इस वक्त अपनी पूरी कोशिश भी कर रही है मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचने की भी, वहां पर लोगों को रिलीफ पहुंचाने की भी। तो ये तमाम तर कोशिशें एक तरफ जारी हैं। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन की जिंदगियां बचाने के लिए मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं, मुख्तलिफ शख्सियात काम कर रहे हैं, और उनकी ये जिम्मेदारी हो या ना हो, लेकिन इस मुल्क में हम सब लोग एक दूसरे के सूबे के साथ खड़े हैं, चाहे वो बलोचिस्तान सूबा हो, पंजाब हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो। इस वक्त हम देख रहे हैं मुख्तलिफ शोबे शख्सियात हों या दीगर शख्सियात हों, सब लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इन मुश्किल हालात से निकल सके। माया, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारी है या नहीं है, लेकिन जब ऐसी शख्सियात से बात करते हैं, क्योंकि जो आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनको मैं आज से नहीं, मैं बड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरी ऑब्वियसली मेरी खुशकिस्मती कि मैं PTV से ही मैंने स्टार्ट लिया, तो उन लोगों को देख कर, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको देखकर आप इंस्पायर होते हैं, जिनसे देखकर आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप इंसानियत सीखते हैं, आप खुलूस सीखते हैं, आप मोहब्बत सीखते हैं, आप शफकत सीखते हैं। वो शफकत सिर्फ एक दायरे तक महदूद नहीं है, वो शफकत अपनी ज़मीन के लिए, ज़मीन वालों के लिए, अपने शहर, अपने गांव, अपने पड़ोसी और अपने मिलने वालों के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सैलाब मुतासरीन के लिए। उन्होंने, हमने पहले भी पिछले हफ्ते जिक्र किया, उन्होंने अपना घर खोल दिया, अपने घर से राशन, उनके अपनी औलाद जो है इस वक्त उन लोगों को छोड़कर नहीं आ रही है कि इस वक्त यहाँ पर अपनों को ज़रूरत है, अपनों की। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन का बहुत जाना माना नाम और बहुत ही मोहतरम हमारे लिए अयूब खुसा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया आपने, आप फाइनली आप वहाँ थे, फिर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इंटरनेट और टेलीफोन लाइंस। हम तो एक अलग से जजीरे में थे ना, कोयटा, मतलब ना हमारे पास गैस, ना हमारे पास बिजली, ना हमारे पास पानी, ना हमारे पास नेटवर्क। तो देखें आप, हम किस दौर में रह रहे हैं। दिस इज लाइक 2022। आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप सोचे, अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाए दुनिया से, एक मुल्क के अंदर रहते हुए आप बाकी जगहों से डिस्कनेक्ट हो जाए इस सदी में, और दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाए, आपका कोई पुरसाने हाल नहीं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। तो हमारे साथ तो ये आशा था, अब अल्लाह करके शायद थोड़ी सी राहें खुलनी शुरू हो गई। अयूब भाई, अभी क्या कंडीशन है बलूचिस्तान की? देखिए, कोयटा में इस वक्त बलूचिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हम एक, अल्लाह न करे कि हम एक ऐसे एक क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसको आप फूड क्राइसिस कह सकते हैं। यानी कोयटा में इस वक्त रोटी, आटा और ये सारी चीज़ें जो है ना, वो बहुत मुश्किल होती जा रही हैं लोगों के लिए, महंगी होती जा रही हैं लोगों के लिए। वहाँ पे ज़ाहिर है कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ग्रां फरोशी करते हैं। हमारा तो ये माशरे का हमारा एक नासूर है कि हम हर मौके पे, हम रमज़ान शरीफ में ग्रां फरोशी, पूरी दुनिया में सस्ता होता है, हम पूरी दुनिया में सस्ता होता है। तो हमारा तो एक बैसियत कौम, हमारी एक सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम मुश्किल वक्त में अपनी दुकानदारी जो है ना चमकाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर चाहे हम पॉलिटिशियंस हों, चाहे हम बाकी लोग हों, चाहे आम शहरी हों, हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। आप ये देख लें कि रमज़ान शरीफ में आपको फुटपाथ पे जो लोग आके पुलाव वगैरह दे के जाते हैं, तो लोग उसमें से गोश्त निकाल देते हैं, और चावल आपने देखा होगा कि कराची के फुटपाथ पे लोग फेंक देते हैं, देखा होगा। तो हमारा तो ये सबसे बड़ा अलमिया यही, सबसे बड़ी हमारी मुश्किल। लेकिन मैं वापस कमिंग टू दैट पॉइंट कि आपने इस बात को, और कौन करेगा कौन, ये एज एन NGO या मेरी NGO हो या बाकी दोस्तों की NGOs हो, एज एन NGO तो हमारा आटे में नमक के बराबर ही हिस्सा होता है, बल्कि मैं तो कहूँगा नमक भी शायद कुछ ज़्यादा ही हो। ये काम है रियासत का। रियासत ने मेक श्योर करना होता है, हुकूमत ने मेक श्योर करना होता है कि वो एक एक बंदे तक पहुँचे, वो एक एक बंदे तक पहुँचे। जहाँ कोई बंदा सांस ले रहा हो वहाँ तक वो पहुँचे, अवलीन फर्ज है। तो क्या हुकूमत आके कहे कि वो हर बंदे तक पहुँचिए? हम स्टार्टिंग फ्रॉम द गिलगित बल्तिस्तान, कमिंग अप टू दिस सी, अब पानी निकल रहा है ना, आ रहा है, मंचर दादू ये वो आ रहा है ना। वो तो अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा जब ये सैलाब का पानी आता है तो इसके शुरू में होते हैं जिन्नात होते हैं, और जिन्नात होते हैं गुस्से में, वो कहते हैं कि हमें रास्ता दो। हमने रास्ता नहीं दिया पानी को। आप पानी रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते पानी। लेकिन ये रास्ता कौन देगा? ये वो लोग देंगे जो कि गवर्नमेंट में होते हैं, जो कि आपके सिस्टम को ठीक करते हैं, जो कि आपके कैनाल सिस्टम को, गोरा अंग्रेज देकर गया कैनाल सिस्टम, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम बिल्कुल दुनिया में।
हमने उसको बिगाड़ के दिख दी, क्योंकि हम करप्ट हैं, हम राशि हैं, हम रिश्वतखोर हैं, हम बेईमान हैं, हम झूठ बोलने वाले लोग हैं। बिगिनिंग फ्रॉम द टॉप से झूठ शुरू होता है और नीचे तक। अगर मेरा अब्बा खुदा न खास्ता झूठ बोलता हो तो बेटा भी बोलेगा, और जब मैं बोलूंगा तो मेरा बेटा भी बोलेगा। कि शायद झूठ में कोई करामत है, शायद झूठ में कोई जादू है, शायद झूठ में कोई करिश्मा है। हम झूठ बोलने वाले कौम हो गए, झूठ बोलते हैं, झूठ के रोते हैं, झूठ की बातें करते हैं, हम झूठे लोग हैं। मैं बहुत ही तल्ख हो रहा हूं, मैं माफी के साथ। मेरे साथ कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं भाई आप बहुत ज़्यादा तल्ख होते जा रहे हैं। मैंने कहा आपका दिल दुखता है, आपका हम कोई सिस्टम नहीं है ना, कोई सिस्टम नहीं है। एनजीओज काम कर रही हैं, एसोसिएशंस काम कर रही हैं, लोग काम कर रहे हैं। वो यहाँ से निकलते हैं, कराची से निकलते हैं, हब क्रॉस करते हैं, वो कहते हैं बलूचिस्तान हम आ गए। भाई बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है भाई, बहुत बड़ा बहुत बड़ा सूबा है। हम सिर्फ अगर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करें ग्वादर और कोयटा के दरमियान तो 1200 किलोमीटर वो बनता है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, उसके किस कोने में कहां लोग बसते हैं, भाई वहां तक कोई पहुंच रहा है। मोर देन 40% ऑफ पाकिस्तान, मोर देन 40%। भाई आप चीजों को तो सिस्टम तो दे दें, आप किसी एनजीओ को, किसी एसोसिएशन को गाइडलाइन दें कि भाई आपके पास जो कुछ जमा हुआ है भाई आपने कहां लेके जाना है। उनके पास खुद को पास गाइडलाइन है, रोड मैप है? नहीं, देखो ना, पता है कि मुझे मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एसोसिएशन हूँ, मेरी अपनी एक एसोसिएशन है, अगर हम काम कर रहे हैं तो हम कम से कम एक चीज़ों को हम देखें तो सही कि हम कहाँ जाएं, किस जगह पे जाएं, किस जगह पे। मेरी एसोसिएशन जो गुर्ग के नाम से है, हमारा बेसिक मकसद ये है कि हम दो लोगों को दोबारा उन घरों तक लेके जाए जहाँ पे वो रह रहे थे, चाहे वो मड स्ट्रक्चर हो, चाहे वो ब्रिक एंड स्टोन हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे वो बना हुआ। तो उनका बड़े बड़े गरीबों के महलात तो नहीं है, सही बात। उनके एक कमरे का या 2 कमरों का एक छपरा होगा, आप उसको जाके दोबारा से बना लें। उसके पास अगर 2 भेड़ें थी, 2 बकरियां थी, 1 गाय थी, आप जाके उसको वो करें। हम तो बेसिकली इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा। और अल्लाह हमारी मदद करेगा, इंशाल्लाह कर रहा है। अयूब भाई आपने अपने घर के भी जो है वो दरवाजे खोल दिए, क्या वहां पे क्या सिचुएशन है आपके घर पर, और किस तरीके से लोग रह रहे हैं, किस तरह इस वक्त पनाह लिए हुए हैं आपके घर के अंदर? देखिए मेरे गांव है, एक मेरा डिस्ट्रिक्ट जैकाबाद सिंध में मेरा गांव है जो कि इस वक्त पानी के अंदर है, और मेरा एक गांव जो है बलूचिस्तान में डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर में है, वो भी पानी के अंदर है, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो सारा वो तो तबाह हो चुका। मेरा छोटा बेटा शेख वो गांव में ही है, मेरा छोटा भाई एजाज भाई, मकसूद भाई, वो भी गांव में ही है। अच्छा, हर तरफ पानी है, हर तरफ पानी है। वहाँ पे जो सिलसिला है ना, बस वो मैं कहूँ कि जहाँ पे एक्सेस है रोड तक, जो अगर कोई जा सकता है तो रोड तक चीजें पहुँच रही हैं। रोड के बाहर इस तरफ इधर उधर कोई भी नहीं जा रहा। अभी तक पानी है, क्योंकि देखिए हम मैदानी इलाके के लोग हैं, मैदानी इलाके से पानी निकालना होता है। अगर आप पानी को निकालना चाहिए, मैंने किसी से बात की, अपने एक सियासी दोस्त से मैंने बात की, मैंने कहा खुदा का वास्ता है पानी निकलवा। कल कैसे निकलवा? अब ये कैसे निकलवाने के लिए तो कुछ तो होगा ना, कि आपने पानी को कैसे रास्ता देना है, आपने पानी को निकालना है, रास्ता भी तो नहीं बनाया, देना है ना आपने। पानी रास्ता बनाता है, आप उसको उसकी जो रुकावटें हैं उसको खोलें, उसको नहीं खोलेंगे तो यही हाल होगा ना। पानी तो आएगा, कहीं से भी आए। देखिए पानी ने समंदर की तरफ रुख करना है, दरिया की तरफ रुख करना है उसने, सही बात है, जहां से भी हुआ अमल है वो तो, जहां से भी हुआ है। देखिए हमारा कुछ पानी जो अफगानिस्तान से वापस होके नोशकी दालबंदीन तक जाता है, खारान तक जाता है। कुछ पानी जो बोलान का पानी है वो ये आपके मंचर तक पहुंच गया, जो कि झलमक्सी को और फिर हमल को, फिर होता वो मंचर तक उसने पानी ने पहुंचना है। हमारा जो कोई सलेमान का पानी जो आता है डेरा बुक्टी और सुई से, वो आके हमारे पटफीडर को तोड़ देता है, सारे कैनाल सिस्टम को तोड़ता वो दरिया सिंध में जाके गिरता है। तो पानी ने तो ये सिलसिला, आप उसको कैसे ठीक करेंगे? उसको ठीक करना है आपने, उसको ठीक नहीं करेंगे तो ये फिर कागजी कार्रवाई तो हुई है, क्योंकि 2010 में हमने नहीं सीखा। कागजी कार्रवाइयां बड़ी हुई, ये किया, कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग्स, प्लाना ये बड़ी हुई, हमने किया कुछ भी नहीं। बात सुने, बांग्लादेश आपसे अलग हुआ ना, बांग्लादेश बना। हम कहते थे ना कि जी हर साल सैलाब, बेजार हो गए हम लोग इनसे। अब देख रहे हैं, अब जाके देखें बांग्लादेश ने सिस्टम को कैसे ठीक किया, क्योंकि इंसानों ने ठीक किया, लोगों ने ठीक किया। बहुत मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के वास्ते जाके गोरों अंग्रेजों को कहें कि आए हमारे रेलवे सिस्टम को ठीक कर दें, आए खुदा के वास्ते हमारे कैनाल सिस्टम को ठीक कर दें। आप जाके देख लें सखर बैराज के। अच्छा, मुझे अयूब भाई ये जरूर बताइएगा, बलूचिस्तान में जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर मेन हाईवे का जिक्र करें वो कितने 100 किलोमीटर तवील है, और उसके इर्द गिर्द कितने तवील फासले जहां पर लोग बसते हैं, वहां से कितने लोग पहुंच जाएंगे हाईवे तक? देखिए नहीं पहुंच सकते, सब लोग नहीं पहुंच सकते। मैंने ये कहा ना, देखिए हाईवे तक वो नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। आपने पहुंचना है एज अ हुकूमत,
आपने पहुंचना है। तो क्या कोई पहुंच रहा है? जरिए क्या? कोई नहीं पहुंच रहा। नहीं पहुंच रहा। अच्छा, नहीं पहुंच रहा। देखिए एनजीओ या उनके पास क्या वसाइल है, उनके पास देखिए चीजें तो जमा आप कर सकते हैं, आपने चीजें जमा कर ली, ठीक है। अब आपको या तो कोई गाइड करे ना, आपको कोई बताए कि अच्छा ये करें आप, हमने इस जगह पे ये चीजें हमने कर दी हैं, आप यहाँ पे नहीं, आप फलां जगह जाए। अगर वो फलां जगह पे वो पहुंच सकता है तो वो चला जाएगा, अगर नहीं पहुंच सकता तो आप उसकी मदद करें। आप बलूचिस्तान को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं सिर्फ एक यहाँ पर ऐड करना चाह रहा था, आपके ख्याल में क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए कि एक एक शख्स जो वहां पर बसता है या जो मुतासर हुआ है सैलाब से, उसको वहां से एटलीस्ट निकाला जा सके? क्या उनको सेफ मकामात पर मुंतकिल करना ऐसा जरूरी है या उनको वही बहाल करना जरूरी है? जो बलूचिस्तान का जो पहाड़ी इलाका है, देखो पानी वहां से उतर चुका है, ठीक है। जो मैदानी इलाका, जो मैदानी इलाका है वहां पे पानी खड़ा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। जो मैदानी इलाका है वो मैदानी इलाका हमारे पास लस्बे इलाका है, बिल्कुल, कुछ लस्बे इलाका है, कुछ झलमक्सी का है, हमारा कच्ची नसीराबाद है, अगर हम बलूचिस्तान की सिर्फ बात करते हैं, और कुछ और ऐसे मैदानी इलाके, मैदान जहाँ पे पानी का, बाकी ऊपर पहाड़ों से तो पानी उतर चुका है, लेकिन उसने अपनी एक तबाही करके वो वहां से गुजर चुका है। लोगों के घर मसमार हो गए, छोटी छोटी उनकी खेतियां थी वो खराब हो गई, उनके बागात थे वो उजड़ गए, आपने उनको वापस रिस्टोर करना है। अब आपसे अयूब भाई फरमा रहे हैं कि जिस तरीके से पानी हर जगह खड़ा हुआ है, हाईवे के अलावा एक हद तक ही पहुंच सकती है मदद। अब आम लोग भी ग्रुप्स की शक्ल में जा रहे हैं, ठीक है, उनकी नीयत पर, उनकी कोशिशों पे कोई शक नहीं है, उनके दिलों की सोच जाहिर है बहुत अच्छी है, लेकिन जो हर बंदा जाने की इस वक्त कोशिश कर रहा है और पहुंच नहीं रहा है, जाने के और ना पहुंचने के बीच का जो एक इतना बड़ा एक खला है, ये कैसे पूरा हो? देखिए मैं दोबारा से रियासत की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें पाक आर्मी बहुत ज्यादा काम कर रही है, पाक फौज बहुत ज्यादा काम कर रही है, देखिए, क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है, एक उनके पास एक प्लान होता है, एक सिलसिले होते हैं, उनके पास यही चीज मैं कहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी भी क्यों काम करे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये हुकूमत काम करे, उसके पास ये मैकेनिज्म, आपके एनडीएम में, आपके पीडीएम में, ये जो इतने बड़े बड़े इदारे जो हैं, ये बताए ना कि उन्होंने क्या किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने चीजों को तो सिस्टम में, जब आपके बिल्कुल हाथ पैर फूल जाएं, जब आप कुछ ना कर सकें, तो फिर आप पाक फौज को बुलाते हैं, आप कहते हैं कि आ जाए हमारी मदद करें। लेकिन आप पहले स्टेप पे उनको ना बुला लें, पहले आपको अपना एफर्ट करना है। तो अपने एफर्ट्स तो दिखाएं, आपके एफर्ट्स सारे करप्ट एक सिस्टम के तहत जो है ना वो उसमें फंसे हुए हैं। देखिए, हमें तो पता था ना इस तरह का मॉनसून सीजन आना है, हमें पता था इस तरह की जो है, ठीक है, इस लेवल का एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन अगर हमने 2010 से भी कोई अगर हमने प्लानिंग्स नहीं की हैं, तो फिर अगर अगले साल आता है भाई, फिर हम किस तरीके से इस चैलेंज को आपकी नजर में पार करेंगे? मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि अभी आप इस वक्त बैठे, मैंने कहा उस दिन मैंने ये कहा था किसी एक प्रोग्राम में कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। आप अपने मसाइल के लिए तो बुलाते हैं, अपने केसेस के मुतालिक बुलाते हैं, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बुला लेते हैं कि जनाब हमारी आप इस पे आए और एक पॉलिसी दें, क्योंकि आज 6 महीने के बाद, हर 2 साल के बाद, हर 8 महीने के बाद आपकी हुकूमत जो है ना वो चेंज होती रहती है। आप एक पॉलिसी दें, आप 5 साल की पॉलिसी दें, 10 साल की पॉलिसी दें, और पाबंद करें हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर पॉलिटिकल पार्टी को पाबंद करें कि वो उसको फॉलो करे, कि उसको फॉलो करेगा तो वो जाके वो चीजें ठीक होंगी। और जहां पे आप समझते हैं कि आपके यहाँ पे एक करप्ट सिस्टम है, एक ठेकेदारी सिस्टम है, कि आपने एक 100 रुपए की चीज, 100 रुपए आपने खर्च करना है एक काम के ऊपर, 60 रुपए तो पहले आप रख लेते हैं कि जनाब ये तो मेरा कमीशन है, ये तो मेरा रिश्वत है, क्योंकि आप रिश्वत को हमने कमीशन का नाम दे दिया कि जी ये 60% जो है ना ये तो हमारा कम, अब 40% रह गया। अब 40% में आप डैम भी बनाए, आप सड़क भी बनाए, आप कैनाल सिस्टम भी बनाए, तो वो उसमें नहीं होगा। आप इसके ऊपर बाकायदा मैं ये कहूँगा कि आप फॉरेन जो आपके वो हैं बड़े काम करने वाले इदारे हैं जो इस सिस्टम को बहुत खूब जानते हैं, वो सड़कों को बहुत अच्छा जाल बिछा सकते हैं, बहुत अच्छे ब्रिजेस बना सकते हैं। देखिए आपके पास ब्रिजेस उड़ गए, गोरों का बनाया हुआ पुल जो था वो उड़ गया। अभी अगर आप बोलान में ट्रेवल करें तो गोरों ने जो एक टनल बनाया हुआ था, हमने फिर थोड़ी सी चालाकी दिखाई कि टनल के साइड में फिर हमने एक सड़क बना दी, वो हर दफा उड़ जाती है, लेकिन गोरों का वो टनल मौजूद। लेकिन आपकी बातों से हमें ये अंदाजा हो रहा है कि प्रॉपर प्लानिंग अगर नहीं की गई तो वहां पर तमाम लोगों की मदद नहीं होगी। प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, प्रॉपर मैकेनिज्म की जरूरत है, और ये कब किया जाएगा? अगर अभी नहीं किया जा रहा तो फिर कब किया जाएगा? बहुत शुक्रिया यूब फैसल साहब, आपने एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वो ब्रेक जी प्लीज, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जितने भी एसोसिएशन हैं, जितने भी एनजीओ है जो भी काम कर रहे हैं, आप दिल खोलकर उनकी मदद करें, आप दिल खोलकर उन तमाम इदारों की मदद करें जो कि इसमें काम करें। हमारा बिल्कुल आटे में नमक के बराबर ये सिलसिला है और ये जारी रहना चाहिए, और हुकूमत का काम है कि उसके ऊपर काम, बिल्कुल हुकूमत का काम। एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा, हमारे वापस आते हैं।
Bye.